दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग का यूनिट 7 जो कि डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा माइनिंग है, उसको हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले इस यूनिट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा माइनिंग, इसके बारे में देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड इसेंशियल्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के इसेंशियल्स क्या हैं, डेटाबेस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, डेटा वेयर हाउसेस क्या होते हैं एंड माइनिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं। ये दोनों चीज़ें इन दोनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए पहले पढ़ते हैं नीड फॉर डेटा वेयर हाउसेस। अब पहले नीड, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, डेटा वेयर हाउसेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एवरीडे large or small organizations create billions of bytes of data about all aspects of their business. Millions of individuals facts about their customers, products, operations and peoples. बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेली अपने डेली रूटीन में क्रिएट बिलियंस ऑफ बाइट्स, बिलियंस लाखों करोड़ों में बाइट्स डेटा वो स्टोर करती हैं अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स, सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि उनका बिजनेस क्या है। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स उनके क्या हैं, जैसे कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितने घंटे काम हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन से कस्टमर्स उसको पसंद कर रहे हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फीडबैक क्या है, ये सारे डेटा वो स्टोर करते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया, ऑपरेशंस के बारे में हो गया, लोगों के बारे में हो गया कि लोग कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सारे डेटा वो डेली यूज़ करते हैं और सेव करते हैं। बट फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन मोस्ट पार्ट दिस डेटा इज़ लॉक्ड अप इन ए myriad ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इज़ एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट टू गेट ऑल। और ये डेटा क्या होता है, हमारा कंप्यूटर्स में कहीं सेव हो जाता है, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट टू गेट, इसको दोबारा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस फिनोमेना हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डेटा इन जेल। इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम ये कहते हैं कि डेटा हमारा जेल में, मतलब हम उससे मिल नहीं सकते हैं। जेल में क्या होता है, जेल में जाने पे बहुत रेयर काम होता है, बहुत रेयर होता है कि हम उसे मिल पाए, कभी कभार मिल पाए, डेली नहीं मिल सकते। जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसे नहीं मिल सकते हैं, कभी कभार वो भी परमिशन से मिलने जाना होता है। इसलिए वैसे ही डेटा हुआ, डेटा जब हमारा वहाँ सेव हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार हम उसे कॉल कर सकें। फिर इसी ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या हुआ, डेटा वेयर हाउसिंग का यूज़ पड़ा। इज ए फील्ड दैट हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 2 decades। पिछले 2 शताब्दियों में क्या हुआ है, पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और एक्सपीरियंस इस फील्ड में हुए हैं। देयर आर 2 फंडामेंटल डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होते हैं उनको। कौन सा, ऑपरेशनल सिस्टम उन्हें चाहिए होता है, कौन सा ऑपरेशन उसमें हो रहा है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सूचना चाहिए होती है कि कौन कौन सी सूचनाएं उसमें इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन ऑर्गेनाइजेशंस में कितने टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होते हैं। ऑल ऑपरेशनल सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम 2 यूज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं ऑपरेशनल सिस्टम होता क्या है। चलिए देखते हैं ऑपरेशनल सिस्टम है क्या। दीज आर जस्ट व्हाट देयर नेम इम्प्लाइज, जैसे इसका नाम है ऑपरेशन, उसी से बना हुआ है। दे आर द सिस्टम्स दैट हेल्प टू रन डे टू डे ऑपरेशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डे टू डे प्रतिदिन क्या काम हो रहा है, रोज का रोज क्या काम हो रहा है ऑफ दैट इंटरप्राइजेस, उसके लिए हेल्प करता है हमारा ऑपरेशनल सिस्टम। देखते हैं कैसे। दीज आर द बैकबोन सिस्टम ऑफ एनी इंटरप्राइजेस। ये किसी भी इंटरप्राइजेस की क्या है, मेन रूट है,
कह लीजिए, मेन जड़ है उसका, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लाइक द ऑर्डर एंट्री, और कितने ऑर्डर की एंट्री हुई, कितनी इन्वेंट्री है, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, कितना रेडीमेड प्रोडक्ट बना हुआ रखा है, ये सारा इन्वेंट्री में हैगा। मैन्युफैक्चरिंग, कितना मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, कितना हो रहा है, पे रोल क्या है उसका। एंड अकाउंटिंग सिस्टम, और कितना उसमें अकाउंटिंग सिस्टम है, कितना पैसे हैं, कितने उसके पास एसेट हैं, कितना उसको अपने जिनसे रॉ मटेरियल लिया है उनको कितना देना है, कितना रिसीव करना है, रिसीव, सारा अकाउंटिंग सिस्टम में आ गया। कंसिडरिंग देयर इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशनल सिस्टम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस टू बी कंप्यूटराइज। अब जाहिर सी बात है, इन ऑपरेशनल सिस्टम क्यों फर्स्ट पार्ट होगा ये कंप्यूटराइज करने के लिए, क्योंकि ये डेली रूटीन का वर्क है और ये हमें डेली जानना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल कितना है, कितना किसको हमें पैसे लेने हैं, कितने हमें देने हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये डेटा हमें डेली ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरत पड़ता है। इसलिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस में इसी को कंप्यूटराइज किया गया है, क्योंकि ये डेटा डेली चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर फंक्शन इन द एंटरप्राइजेस विच डील विथ प्लानिंग। दूसरे और भी काम होते हैं, जैसे कि प्लानिंग होता है, फोरकास्टिंग होता है, पूर्वानुमान करना कि फ्यूचर में कैसे होगा, कितनी ग्रोथ करनी है, कितना मटेरियल हमें चाहिए, ये सारा इसमें मैनेजमेंट उनका करना हो गया ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये सारे काम भी वहाँ होता है। प्लानिंग में देखते हैं कौन सा कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, फोरकास्टिंग में अनुमान लगाते हैं कि अभी डिमांड हमारी इतनी है, सेल्स हमारा कितना होगा, उन सब का मैनेजमेंट करना, ये सब दूसरे काम भी हैं। दीज फंक्शंस आर आल्सो क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारे फंक्शंस भी क्रिटिकल हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए, स्पेशली इन द करंट फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, खास तौर से इस आधुनिक युग में जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। फंक्शंस लाइक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग का भी प्लान करना है कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर को कैसे हमेशा डिमांड में बना रहे हैं, ये मार्केटिंग प्लान में आता है। क्योंकि अगर हम मार्केटिंग प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। मार्केट में रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कस्टमर उनकी तरफ मूव हो जाएंगे तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। एंड फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना है कि हमें प्रॉफिट होता रहे, ऐसा ना हो कि हम जो हमारे पास एसेट है उन्हीं को बेच के बस काम चलाते रहे और हमें प्रॉफिट ना हो। रिक्वायर इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट देम, इन सब के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें सारा इंफॉर्मेशन, मार्केट की सारी जानकारी मिलती रहे, टू सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करने के लिए। बट दीज फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल फंक्शन, लेकिन ये चीज़ें ऑपरेशनल फंक्शंस में नहीं आती हैं। द टाइप ऑफ सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर दीज फंक्शंस आर डिफरेंट, इनके लिए सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन दोनों डिफरेंट चाहिए होती है। वो अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशनल सिस्टम जो कि हमारा दूसरा है उसमें क्या होता है। दीज और नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नोन एज, ऑप्शन में दिया रहेगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मैं क्वेश्चंस बताता चलूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशनल सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालाइज द डेटा एंड सपोर्ट इन द मेकिंग डिसीजन, ये डेटा को एनालाइज करता है और डिसीजन लेने में, हमें निर्णय लेने में हेल्प करता है कि हमें कौन सा डिसीजंस लेना चाहिए। डेटा एनालिसिस सपोर्ट्स इन टेकिंग मेजर डिसीजंस लाइक हाउ द एंटरप्राइजेस विल ऑपरेट इन फ्यूचर्स, और ये भी बताता है कि एंटरप्राइज फ्यूचर्स में कैसे वर्क करेगा, ये डिसीजन इसके डिपेंड करते हैं इसी पे। इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स नॉट ओनली हैव ए डिफरेंट फोकस फ्रॉम ऑपरेशनल वन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थोड़ा सा ऑपरेशनल सिस्टम से थोड़ा अलग क्यों है, दे ऑफन हैव ए डिफरेंट स्कोप, क्योंकि इसका स्कोप थोड़ा सा अलग है ऑपरेशनल डेटा से। कैसे, वो देखते हैं। ऑपरेशनल डेटा नीड्स और नॉर्मली फोकस्ड अपॉन ए सिंगल एरिया, ऑपरेशनल एरिया जो डेटा होता है वो केवल एक एरिया में ही फोकस करता है। ऑर्गेनाइजेशंस के रॉ मटेरियल्स प्लानिंग्स और रॉ मटेरियल्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उन सब के बारे में ही देखता है। जबकि इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा नीड्स ऑफन स्पैन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एरिया, इसमें कई सारे डिफरेंट एरियाज एंड रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड ऑपरेशनल डेटा, इसके लिए और भी ऑपरेशनल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इंफॉर्मेशनल डेटा जो होता है वो वेरी वाइड है, बहुत बड़ा है। एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम
बिग और इज स्टोर्ड इन बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स। और ये कैसे स्टोर होता है? बिग है, ये बहुत बड़ा है, और स्टोर्ड इन बोथ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, दोनों फॉर्म में ये स्टोर्ड होता है। डी आगे देखते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज एन इंटरप्राइजेज वाइड फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशनल डेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटा वेयर हाउस का ही यूज़ होता है, क्या मैनेज करता है, इसीलिए डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसका यही काम है कि मैनेज करता है इंफॉर्मेशन डेटा को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन डेटा चाहिए वो उसी को मैनेज करता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन ए डेटा वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजीज आर रिलेटेड, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स। आगे हमें ये जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि डेटा वेयर हाउसेस का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। वो चलिए देखते हैं कि डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर्स कैसा है। डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स पढ़ते हैं। डिफरेंट डेटा वेयर हाउसेस हाउसिंग सिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जो भी डेटा वेयर हाउसिंग है वो उसके हर डेटा वेयर हाउसिंग के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सम ऑफ में हैव एन ओडीएस, किसी में ओडीएस है, इसको बोलेंगे ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स, वाइल सम हैव मल्टीपल डेटा मार्ट्स, और जबकि कई सारे डेटा मार्ट्स हैं। डेटा मार्ट्स का मतलब कई सारे अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं। इन जनरल ए डेटा वेयर हाउस इज यूज्ड एन एंटरप्राइज लेवल। साधारणतः क्या होता है, डेटा वेयर हाउसेज एंटरप्राइज लेवल में ही यूज होता है। वाइल डेटा मार्ट कहाँ यूज होता है, इज यूज्ड ऑन बिजनेस डिवीजन में, जबकि डेटा वेयर हाउसेज जो है एंटरप्राइज लेवल है और डेटा मार्ट इज यूज्ड ऑन ए बिजनेस डिसीजन डिपार्टमेंट लेवल। बिजनेस का डिवीजन और डिपार्टमेंट लेवल पे, मतलब ये वाइड लेवल पे यूज होता है। सम में हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ डेटा सोर्स, किसी में डेटा रिसोर्सेज कम हो सकते हैं स्मॉल नंबर में, वाइल सम में हैव लार्ज नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज, और कई के पास ज़्यादा सारे डेटा सोर्सेज होंगे। इट इज़ रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स। तो ये डेटा अंडरस्टैंड द डिफरेंट, अब हम देखते हैं कि इसके आर्किटेक्चर्स डेटा वेयर हाउसेस के कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स हैं। इसेंशियल, उससे पहले देखते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसेस। डेटा वेयर हाउसेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन द डेटा इन द डेटा वेयर हाउसेस आर, पहला सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए है, किस फील्ड के लिए है वो ओरिएंटेड है। मतलब बैंकिंग में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा सारा बैंक से रिलेटेड होगा, जैसे ट्रांजेक्शन्स कितना हो रहा है, कस्टमर का अकाउंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, कब उसने विड्रॉल किया, कब डिपॉजिट किया, वो सारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज हो गया। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Unlike operational system, the data in the data warehouses revolve around the enterprises subject. जो भी enterprises का subject होगा हमेशा वो उसी के चारों तरफ ही घूमेगा। जैसे बैंकिंग में सारा डेटा जो है हमारा बैंकिंग से ही रिलेटेड रहेगा, उसमें हम ये और कोई डेटा नहीं रखेंगे, जैसे कि और किसी भी फील्ड से डेटा नहीं लेंगे, जैसे कि भूकंप का आना, मौसम का परिवर्तन, ये सारे डेटा इररिलेवेंट हैं बैंकिंग से, इसलिए वो डेटा नहीं रहेगा हमारे पास। लेकिन कस्टमर्स का, जैसे बैंक रेट क्या है, कितना लोन का रेट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एफडी का रेट क्या है, इस तरह के डेटा इसमें होंगे। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज नॉट सब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो सारी को निकालना। इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन डिसीजन मेकिंग। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यूज़ कहाँ होता है, इससे हमें पता चलता है कि बैंक को डिसीजन क्या लेना है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ओनली द नेसेसरी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा तो केवल जो उसे डेटा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा केवल उसी को गैदर करेगा, अननेसेसरी चीज़ें, बिना मतलब की चीज़ों को गैदर नहीं करेगा, उनको इकट्ठा नहीं करेगा। इसमें आपको याद क्या रखना है, कैरेक्टरिस्टिक डेटा वेयर हाउसेस की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, नंबर 2 इंटीग्रेटेड होना चाहिए, नंबर 3 नॉन टाइम वेरिएंट होना चाहिए, और नंबर 4
नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। नंबर 5 डाटा ग्रेनुलरिटी होना चाहिए। ये 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूछी जाएंगी। इसमें से 5 के नाम दे देगा, एक चार सही होंगे, एक गलत होगा। पूछेगा कौन सा गलत है, वो आपको फाइंड करना होगा। इसलिए पहला होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा हो गया इंटीग्रेटेड, तीसरा हो गया टाइम वेरिएंट, चौथा हो गया नॉन वोलाटाइल, पांचवा हो गया डाटा ग्रेनुलरिटी। ये आपको पांचों नाम याद रखते हैं। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने देख लिया कि वो सब्जेक्ट से ही डेटा रखना चाहिए, जिस फील्ड का है उसी का। अब इंटीग्रेटेड में देखते हैं, द डेटा इन द डेटा वेयर हाउसेज हैज़ बीन इंटीग्रेटेड। वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। कैसे? एज डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल ऑपरेशनल्स। डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? कई सारे ऑपरेशनल सिस्टम से मिलेंगे। ऑल आर इनकन्सिस्टेंट मस्ट बी एलिमिनेटेड। जो भी उसके ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको वहाँ पे निकाल देना है। कंसिस्टेंसी इंक्लूड नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल मेजरमेंट, इनकोडिंग स्ट्रक्चर्स, फिजिकल डेटा एट्रीब्यूट्स एंड सो ऑन। अब इस कंसिस्टेंसी में क्या रखेगा? वेरिएबल मेजरमेंट होंगे, इनकोडिंग होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, फिजिकल डेटा एट्रीब्यूट्स होंगे। ये सब चीज़ें कंसिस्टेंसी में रखेंगे। मैं इसको आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं तो इंटीग्रेटेड का मतलब वो क्या हो गया कि जैसे आपके पास क्या होगा कि कस्टमर का डेटा आ रहा है। कस्टमर की डेटा में मान लीजिए आपको बैलेंस शीट, उसके अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि अकाउंट स्टेटमेंट किस किस हमारे पास जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उसमें हमें किसके में कितना ऐसे कस्टमर्स हमें छांटने हैं जिसका बैलेंस 10 लाख के ऊपर हो। सपोज करिए ये हमें हमारा डेटा चाहिए। तो इंटीग्रेटेड डेटा में क्या होगा, आपके पास तो हमारे कस्टमर की सारा डेटा होगा। उससे कम का भी होगा, 10 लाख से कम का भी होगा, 10 लाख से ऊपर का भी होगा, उसके एड्रेस डिटेल भी होंगे, मोबाइल नंबर भी होगा, एवरीथिंग होगा, सब कुछ होगा। तो हमें इंटीग्रेटेड में उसमें क्या चाहिए, हमें केवल जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है 10 लाख के ऊपर, तो बाकी जो डेटा होगा हमारा जो उसका एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये इररिलेवेंट है, ये डेटा की ज़रूरत नहीं है, उस समय इनकन्सिस्टेंट है इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड हो गया। फिर टाइम वेरिएंट में क्या होगा? अनलाइक ऑपरेशनल सिस्टम्स विच रिफ्लेक्ट करेंट वैल्यूज एज दे सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशंस। जो हमारा ऑपरेशनल सिस्टम्स होता है वो उसको कैसा डेटा चाहिए? डे टू डे ऑपरेशंस का डेटा चाहिए। जबकि हमें कौन सा डेटा चाहिए? डेटा वेयर हाउसेस डेटा रिप्रेजेंट करता है ए लॉन्ग टाइम हैरिजन। वो इसको हिस्टोरिकल डेटा भी चाहिए, मतलब पुराना डेटा भी चाहिए, अप टू 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल तक, इम्प्लाइंग दैट इट स्टोर्स मोस्टली हिस्टोरिकल डाटा। मतलब ये डेटा इसमें पुराना डेटा होना चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि उसी के बेस के हिसाब से ये फर्दर एनालिसिस करेगा कि हमें हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये सब उसी से पता चलेगा। इट इज़ प्राइमरली इंटेंडेड फॉर डेटा माइनिंग एंड फोरकास्टिंग। ये इसका यूज़ कहाँ होता है? डेटा माइनिंग में और फोरकास्टिंग, भविष्य का अनुमान लगाने के लिए इसका यूज़ होता है, भविष्यवाणी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ ए यूज़र इज़ लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर बाइंग पैटर्न्स, अगर हमें पता करना है कि कौन सा कस्टमर कुछ खास तरीके का चीज़ें खरीद रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसी टाइम वेरिएंट डेटा वेयर हाउसेस से जो हमारे पुराने डेटा है उसी को देख के कि इसमें जैसे समझिए कि विंटर में जाड़े वाले कपड़े ज़्यादा खरीदे जाते हैं, तो कौन सा कपड़ा उसमें से खरीदा जाता है? जैकेट खरीदी जाती है, या स्वेटर लिए जाते हैं, या रूम हीटर लिए जाते हैं, कौन सा चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है? तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? जो हिस्टोरिकल डेटा होगा उसी से। द यूजर मस्ट एग्जामिन डेटा ऑन करेंट एंड पास्ट परचेज। जो अभी परचेज किया है और जो पहले परचेज किया, वो दोनों डेटा मिला के ही हम उसको पता कर पाएंगे। ये हो गया हमारा टाइम वेरिएंट। फिर होता है नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब, वोलाटाइल का मतलब जिसे चेंज किया जा सकता है, नॉन वोलाटाइल मतलब जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो द डेटा वेयर हाउसेस डेटा इज रीड ओनली। तो जो हमारा डेटा होता है डेटा वेयर हाउसेस में, वो केवल रीड ओनली होगा, उसमें हम विच मीन्स इट कैन नॉट बी अपडेटेड, उसे हम अपडेट नहीं कर सकते। अगर अपडेट कर देंगे तो हिस्टोरिकल डेटा कहाँ रह जाएगा? तो जिसे अपडेट नहीं कर सकते उसमें क्रिएटेड नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते अनलेस देयर इज ए रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डू सो। जब तक कि ऐसा कुछ रेगुलेटरी या
स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ना हो ऐसा करने के लिए, तब तक हम ऐसा नहीं करते हैं जनरली। अब फिर डेटा अगला है डेटा ग्रैनुलरिटी। अब डेटा ग्रैनुलरिटी क्या होता है? इट इज़ द लेवल ऑफ डिटेल्स कंसिडर इन ए मॉडल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड इन एन एनालिसिस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? लेवल होता है कि कौन सा लेवल पे कौन सा डेटा होगा। जैसे द ग्रेटर द ग्रैनुलरिटी द डीपर द लेवल ऑफ द डिटेल्स। जितना ज़्यादा ग्रैनुलरिटी होगी उतना ही डिटेल्स डीपर होगा। अब जैसे मैं इसको एग्जांपल देके बताऊं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास इसी में एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है, डेटा ग्रैनुलरिटी में क्या है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो इसमें क्या होगा? जैसे एक डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है ए, फिर इसके अंदर भी इसका डेटा हो बी, फिर इसके अंदर भी एक लेबल हो सी। तो जितना ज़्यादा ये लेवल होता जाएगा, ये लिखा है ना द ग्रेटर द ग्रैनुलरिटी, अगर केवल ये ए तक है तो ग्रेटर नहीं है, कम है। बी तक है थोड़ा सा अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं। सी तक है उससे अच्छा है। डी तक है उससे अच्छा है। तो मतलब जितना ग्रेटर द लेवल ऑफ द ग्रैनुलरिटी होगा, जितना डीपर होगा, द डेटा डिटेल्स भी उतनी अच्छी होगी। और ये इसका दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपसे अगर कोई पूछे, एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछे आपका आप रहते कहाँ हो, सपोज करिए आप यूपी में रहते हो, आपका घर कहाँ है, किसी ने आपसे पूछा तो आपने क्या बता दिया? भैया हम यूपी में रहते हैं। अब क्या पता चला? अब यूपी तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है यूपी, अब इसमें कहाँ रहते हो कैसे पता चलेगा? तो इसमें ग्रैनुलरिटी है नहीं है। अब अगर इसमें बता दे यूपी में, सपोज करिए हम लखनऊ में, एक लेवल बढ़ा, ग्रैनुलरिटी का लेवल एक बढ़ा, अभी भी डीपर नहीं है। अभी मान लीजिए सपोज करिए लखनऊ यहाँ है, लखनऊ भी एक बड़ा है। अब इस यूपी में लखनऊ में कहाँ? अब आ गया कोई मोहल्ले का नाम, सपोज करिए कोई मोहल्ले का नाम, अब कोई मोहल्ले का नाम सपोज करिए गोमती नगर, आपने बता दिया गोमती नगर। अब गोमती नगर में भी कहाँ? अब आपको बताना पड़ेगा स्ट्रीट कौन सी है। अब जब स्ट्रीट आया, अब उस स्ट्रीट में भी क्या? मकान नंबर। अब हाउस नंबर आ गया आपके पास। अब उस हाउस नंबर में क्या? अब आपका नाम, ठीक। अब कितना लेवल हो गया? यहाँ से यूपी से लखनऊ, लखनऊ से गोमती नगर, गोमती नगर से स्ट्रीट, स्ट्रीट से हाउस नेम, हाउस नेम से नेम। इसमें ग्रैनुलरिटी का लेवल कितना ज़्यादा है इतना लेवल। इसका मतलब जितना ज़्यादा डीपर होगा उतना डेटा अच्छा होगा। ग्रेटर द ग्रैनुलरिटी द डीपर द लेवल ऑफ द डिटेल्स, उतना डीपर डिटेल्स होंगी और उतना वो डेटा अच्छा होगा। तो इसलिए डेटा ग्रैनुलरिटी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना ज़्यादा डीपर होगी डेटा उतना अच्छा माना जाएगा। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। As the data fields are more subdivided and specific, then it is considered more granular. वही मैंने बताया जितना ज़्यादा डेटा इनसाइड होगा उतना ग्रैनुलर होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक है लेयर्स इन डेटा वेयर हाउसेस। डेटा वेयर हाउसेस में कौन कौन सी लेयर है? इन जनरल ऑल डेटा वेयर हाउसेस सिस्टम हैव द फॉलोइंग लेयर्स। जनरली इतनी लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? डेटा सोर्स लेयर, डेटा सोर्स लेयर होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन लेयर होता है, फिर स्टेजिंग एरिया होता है, फिर ETL। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ई से एक्सट्रैक्ट, टी से ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एक ये लेयर हो गई। फिर डेटा स्टोरेज लेयर हो गई,
फिर डेटा लॉजिक लेयर हो गई, फिर डेटा प्रेजेंटेशन लेयर होगा, फिर मेटा डेटा लेयर होगा, फिर सिस्टम ऑपरेशंस लेयर होगा। ये सारे लेयर है इस फिगर में बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, डेटा सोर्स मतलब डेटा हमारा कहाँ से इकट्ठा हुआ। फिगर्स में समझते हैं, हमारा डेटा कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं सोर्स से आएगा, किसी न किसी डेटा से लिया जाएगा, किसी DBMS किसी डेटाबेस से लिया गया, टीवी से लिया गया, थर्ड पार्टी से लिया गया, सर्वे कराया गया, जनगणना हुआ, पॉपुलेशन से आया। ये सारा डेटा कई सारे सोर्सेज से आएगा। जब कई सोर्सेज से आएगा तो डेटा यहाँ इकट्ठा होगा। फिर उसमें से डेटा एक्सट्रैक्शंस लेयर होगा। इसमें कुछ डेटा अननेसेसरी का होगा, वो यहाँ से जाने पे डेटा अननेसेसरी डेटा को यहाँ से रिमूव कर देगा। फिर क्या हुआ, स्टेजिंग एरिया में गया, यहाँ पे गया, यहाँ डेटा स्टोर होता है और थोड़ा सा क्लीन होता है, यहाँ थोड़ा सा क्लीन होगा। फिर उसके बाद ETL में जाएगा। ETL मतलब अभी हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफर, लोड। एक्सट्रैक्शन होगा, यहाँ मेन क्लीन होगा, जैसा हमें डेटा चाहिए होगा उस हिसाब से क्लीन होगा, मोर क्लीन समझिए। फिर मोर क्लीन के बाद ट्रांसफॉर्म होगा, जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर लोड होगा, कहाँ होगा, डेटा स्टोरेज में, यहाँ स्टोरेज होगा। फिर डेटा लॉजिक लगेगा, उस इंटरप्राइजेस उस ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा किस हिसाब से चाहिए, कौन सा लॉजिक चाहिए। हमें रिपोर्ट्स जैसे निकालनी होती है बैंकों में, ऐसे कस्टमर्स कितने हैं जिनका अकाउंट NPA जा रहा है, तो यहाँ कोई ना कोई लॉजिक लगती होगी NPA की। 90 डेज में से 90 डेज तक अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई, 90 डेज के बाद तक 90 डेज तक नहीं आई तो वो NPA में कंसिडर हो जाएगा। तो वो यहाँ तक हो गया, ये लॉजिक लगा। फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसका हमें बार ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, ये सारा प्रेजेंटेशन में आएगा। अब ये मेटा डेटा का मतलब होता है, ये सारा हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा हमारा डेटा है। अब इस डेटा के बारे में भी डेटा वो होगा मेटा डेटा। और सिस्टम ऑपरेशन लेयर में इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, केवल इतने में वो आएगा हमारा सिस्टम ऑपरेशन लेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 by 1 इसके बारे में दिया हुआ है, वो हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। किसी को थोड़ा डाउट रह गया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। इस कंपोनेंट इज डिस्कस इंडिविजुअली बिलो। देखते हैं कैसे क्या डिस्कस किया गया है। डेटा सोर्स लिया, दिस रिप्रेजेंट द डिफरेंट डेटा सोर्स दैट फीड डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउसेस। वही बताया, डिफरेंट डेटा सोर्स से डेटा आता है जो कि डेटा वेयर हाउस में आता है। द डेटा रिसीव्ड इन एनी फॉर्मेट लाइक प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकता है डेटा, रिलेशनल डेटाबेस DB के फॉर्म में भी होता है, डेटाबेस से लिया जा रहा है, अदर टाइप ऑफ डेटाबेस भी हो सकता है, एक्सेल फॉर्मेट में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आएगा वो डेटा। ऑल एक्ट ए डेटा सोर्स, सारे क्या होंगे, डेटा सोर्स। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस आप कौन कौन से हैं, जैसे ऑपरेशन सच एज सेल्स डेटा, कितनी सेल्स हुई है तुम्हारा आपके बिजनेस में, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स की सेल हुई है उसका डेटा। HR का डेटा, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, प्रोडक्ट का डेटा हो गया कौन सा है, जैसे प्रोडक्ट में रिटेल लोन हो गया, MSME हो गया, TD हो गया, RD हो गया, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट डेटा हो गया। इन्वेंट्री डेटा हो गया, इन्वेंट्री डेटा में कौन, जैसे बैंक के परस्पेक्टिव से लेते हैं तो चेक्स हो गए, TD रिसिप्ट्स हो गई, ये सारी इन्वेंट्री है। पासबुक हो गया, प्रिंटर हो गया, एसेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारे। मार्केटिंग डेटा हो गया, मार्केटिंग डेटा कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, कौन सा कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा है, ये सारा मार्केटिंग डेटा हो गया। सिस्टम डेटा हो गया, सिस्टम्स के सारे डेटा हो गए, जो भी ट्रांजेक्शन्स और जितने भी हो रहे हैं वो सारे। फिर वेब सर्वर लॉग्स हो गए, प्रोवाइडिंग यूज़र ब्राउजिंग डेटा, अब कौन सा स्टाफ्स कौन सा सर्विसेज ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है,
सारा सर्विसेज, पॉलिसी, सर्कुलर जितनी भी एक्टिविटीज़ डे में करता है वो सर्वर लॉग्स में आती हैं। फिर इंटरनल मार्केट रिसर्च, खुद भी मार्केट में रिसर्च करते हैं कि मार्केट में कौन सा डिमांड है। जैसे हम इसके पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं थे, फिर नेट बैंकिंग आया, फिर नेट बैंकिंग से फिर मोबाइल बैंकिंग आया, फिर यूपीआई चल रहा है। तो ये सारे मार्केट रिसर्च हैं कि कौन से प्रोडक्ट की कौन सी ज़रूरत पड़ती है। फिर थर्ड पार्टी डेटा, अब थर्ड पार्टी से डेटा ले रहे हैं, जैसे हमारी जो थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं, जैसे एनपीए पता करने के लिए हम सिविल रिपोर्ट निकालते हैं, वहाँ से हम भी डेटा लेते हैं, थर्ड पार्टी डेटा। सच है सेंसस डेटा भी लेते हैं, पॉपुलेशंस की डेटा, डेमोग्राफिक डेटा भी देते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा डेटा यूज़ होना चाहिए, ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा प्रोडक्ट का कहाँ ज़्यादा चलेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ ठंडी होती है, उसके हिसाब से वहाँ का एनालिसिस किया गया कि वहाँ पर कौन सी चीज़ की खेती होती है, कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च करने के लिए अच्छा होगा। तो डेमोग्राफिक के हिसाब से वो देखेंगे। फिर सर्वे के हिसाब से डेटा, हमने खुद मार्केट में जाके सर्वे करवाया कि कौन सा डिमांड है, कौन सा लोन ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये सारे तरह डेटा, वे सारे डेटा सोर्सेज हैं। ऑल दीज डेटा सोर्सेज टुगेदर फॉर्म द डेटा सोर्स लेयर। ये सारे क्या बनाते हैं, डेटा सोर्स लेयर्स। देखते हैं अब यहाँ पर डायग्राम में, ऑपरेशनल सिस्टम्स हो गया, फिर ईआरपी हो गया, सीआरएम हो गया, फ्लैट फाइल्स हो गए, ये सारे कई टाइप्स के डेटा हैं। फिर ये कहाँ आएंगे, ईटीएल में, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। फिर ये मेटा डेटा में जाएगा, फिर समरी डेटा में जाएगा, रॉ डेटा में तो सारे डेटा ऐसे ही होंगे। मेटा डेटा मतलब इन दोनों का डेटा, समरी डेटा का मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म में डेटा कि इसके अंदर क्या है। फिर ओलैप एनालिसिस हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए डोंट वरी। रिपोर्टिंग, उसको कैसे रिपोर्ट करना है। फिर डेटा माइनिंग, जो डेटा माइनिंग में हमारा रिफाइंड डेटा है वो यहाँ पर सेव होगा। ये हमारा डेटा सोर्स के बारे में हो गया। फिर आगे देखते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन लेयर क्या है, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। डेटा पुल्ड फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज, यहाँ से हमारे पास डेटा ये डिफरेंट सोर्सेज से आया, यहाँ पर पुल्ड हो गया। डेटा सोर्सेज पुशड इनटू द डेटा वेयर हाउसेज सिस्टम, फिर पुल यहाँ से आया, पुल आया, फिर यहाँ से यहाँ पे जाके डेटा वेयर हाउसेस में सेव हो गया। देयर इज ए लाइकली सम मिनिमल डेटा क्लीनिंग, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग होगा, बट एनी मेजर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज अनलाइकली, लेकिन कोई भी तरीका का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे भी रहेगा बस थोड़ा सा क्लीन करके प्लेन डेटा को, उसके रॉ डेटा को थोड़ा सा डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिया, ऐसा करके उसमें आगे बढ़ जाएगा। फिर स्टेजिंग एरिया आता है। स्टेजिंग एरिया में डेटा मैंने बताया था कि थोड़ा सा क्लीन होगा और वहाँ रखा रहेगा। दिस इज वेयर डेटा सेट्स पीरियड टू बीइंग स्क्रब्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड होने से पहले इनटू ए डेटा वेयर हाउस है डेटा मार्ट, वो उसको वहाँ पर डेटा आएगा ट्रांसफर होने से पहले। हैविंग वन कॉमन एरिया मेक्स इट इजियर फॉर सब्सिक्वेंट डेटा प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन। इसके अंदर प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर सेग्रीगेट कर लेते हैं स्टेजिंग एरिया में। फिर आगे क्या होगा, ETL लेयर। ETL का फुल फॉर्म एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेयर डेटा गेन्स इट्स इंटेलिजेंस, मतलब ये वो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बनेगा, विच एरिया इज नोन एज इंटेलिजेंस। ETL लेयर, डेटा सोर्स लेयर, स्टेजिंग लेयर और जितने भी लेयर्स हैं, जैसे 4-5 लेयर का नाम दे देगा, उसमें से एक होगा ETL लेयर। तो ETL लेयर्स क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंस। डेटा गेन्स इट्स इंटेलिजेंट एज लॉजिक इज अप्लाइड टू ट्रांसफर, यहाँ पर लॉजिक अप्लाइड होता है ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम ट्रांजेक्शनल नेचर टू एनालिटिकल नेचर। जो डेटा हमारे पास रॉ आया था उसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब एनालिटिकल नेचर में चेंज करेंगे तो उसके लिए लॉजिक लगाएंगे, वो यहाँ ट्रांसफॉर्म होता है। दिस लेयर इज आल्सो वेयर डेटा क्लीनिंग हैपेंस, यहाँ पर भी क्लींजिंग होता है। और the ETL design phase is often the most time consuming phase in data warehouses। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मोस्ट कंज्यूमिंग फेज कौन सा है डेटा वेयर हाउसेस में, तो वो होगा ETL। प्रोजेक्ट एंड ETT टूल इज ऑफन यूज्ड इन दिस लेयर। और कैसे होगा, जैसे हमारे पास डेटा, मैंने पहले ही बताया कि डेटा कई सारे सोर्सेज से आएगा यहाँ पे। डेटा सोर्सेज कई टाइप के होंगे, फिर उसमें से डेटा अपने काम का निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट, फिर स्टेजिंग एरिया में जाएगा, फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा और फिर डेटा वेयर हाउसेस में लोड हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है ETL का। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए ओरेकल से आया डेटा हमारा, SQL से आया,
टेरा डेटा से है, फ्लैट फाइल्स, प्लेन फाइल है, उसमें से हमें आगे ज़रूरत के हिसाब से डेटा निकाला गया, फिर स्टेजिंग किया गया, फिर उसके बाद लोड कर दिया गया डेटा वेयर हाउसेस पे। ये हमारा प्रोसेस होता है इन ETL लेयर का। फिर आगे देखते हैं डेटा स्टोरेज लेयर क्या होता है। दिस इज वेयर द ट्रांसफॉर्म्ड एंड क्लीनेस्ट डेटा सेट। अब डेटा स्टोरेज में जब सब क्लीन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो डेटा यहाँ पर डेटा स्टोरेज लेयर में सेव कर दिया जाता है। बेस्ड ऑन स्कोप एंड फंक्शनलिटी 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज कैन बी फाउंड हियर। 3 तरीके की एंटिटीज होती हैं यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहला डेटा वेयर हाउस, फिर डेटा मार्ट एंड ऑपरेशनल डेटा स्टोर ODS। इन तीनों का नाम याद रखिए, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट एंड ODS। इन एनी गिवन सिस्टम आउट ऑफ 3 एंटिटीज। कोई भी सिस्टम जो हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो वो तीनों एंटिटीज होंगी, या एक होगी, या 2 होंगी, ये दोनों होंगी, शुरू की दोनों, या तीनों। आप ये देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं डिटेल लॉजिक लेयर में क्या होता है। दिस इज वेयर बिजनेस रूल्स आर स्टोर। कौन सा बिजनेस रूल्स हम लगेंगे वो स्टोर होते हैं। जैसे किसी अकाउंट में कितने % इंटरेस्ट लगना है, उस डेटा में किस अकाउंट में कब इंटरेस्ट पे करना है, कब लेना है, कब से कौन सा चार्ज करना है, ये सारे रूल्स हो गए। ये यहाँ पर लॉजिक लेयर में लगा दी जाता है। बिजनेस रूल्स स्टोर्ड हियर एंड डू नॉट अफेक्ट द अंडरलाइंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स बट डू अफेक्ट व्हाट द रिपोर्ट लुक्स लाइक। ये डेटा को तो अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स निकालते हैं उसकी, तब वो उसको अफेक्ट करके डेटा को वहाँ पर शो करते हैं। अब फिर डेटा प्रेजेंटेशन लेयर। इस लेयर में क्या होता है, दिस रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट रीच द यूजर्स। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर्स के पास पहुंचती है, जो फाइनल देखते हैं हम रिजल्ट, वो यहाँ पे पहुंचता है। दिस कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ टेबलर, या तो टेबलर फॉर्म में होगा, या जियोग्राफिकल रिपोर्ट्स इन ए ब्राउज़र, या तो कोई पाई चार्ट या टेबलर फॉर्म में, या किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में होगा। एंड ईमेल रिपोर्ट, या तो ईमेल दैट गेट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड सेंड एवरी डे। इस पे ही लॉजिक लगी होती है, जो कि ईमेल के फॉर्म में जनरेट होकर कस्टमर्स के अकाउंट्स ईमेल आईडी में पहुंच जाता है। ऑन एवरी डे जैसा भी लॉजिक लगाओ। और एन अलर्ट दैट वांट्स टू यूजर द एक्सेप्शन एमंग अदर यूजर्स, या तो जैसा भी अलर्ट लगा हो उस हिसाब से उसको पहुंचता है। यूजुअली एन OLAP टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स इज यूज्ड इन दिस लेयर। अभी ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि OLAP टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स किस लेयर में लगता है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन लेयर में लगता है, ये आपको याद रखना है। अब OLAP क्या है, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग से ये होता है। ये अब हम अगले जब इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 या 3 में जाएगा, तब हम इसको समझ लेंगे। मेटा डेटा लेयर में क्या होता है, दिस इज अगला लेयर है मेटा डेटा लेयर। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा वेयर हाउसेस सिस्टम इज। ये क्या है, ये वो इंफॉर्मेशन है कि कौन सा डेटा हमारा कहाँ स्टोर हुआ है, उसके बारे में ये बताता है। तो इसको बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा। हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन बनेगा, विच लेयर इज नोन एज डेटा अबाउट डेटा, तो आपको बोलना है मेटा डेटा लेयर। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा वेयर हाउसेस। ये उस डेटा का इंफॉर्मेशन रखती है कि डेटा वेयर हाउसेस के अंदर कौन सा डेटा कहाँ स्टोर हुआ है। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेटा डेटा क्या होता है, डेटा का भी डेटा होता है। ए लॉजिकल डेटा मॉडल वुड बी एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट्स इन द मेटा डेटा लेयर। लॉजिक कौन सा लगता है वो उसके हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटा डेटा टूल इज ऑफन यूज टू मैच मेटा डेटा। ये एक लाइन याद रखिए, वही है मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा टूल यूज होता है मेटा डेटा को यूज करने के लिए। डेटा वेयर हाउसेस कंटेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेयर हाउसेस के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। तो द मेटा डेटा कंपोनेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। इसके अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन होगी मेटा डेटा के अंदर, वो देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वेयर हाउसेस, कि डेटा वेयर हाउसेस किससे संबंधित है, बैंकिंग किससे संबंधित है, या फाइनेंशियल से संबंधित है, या किस चीज़ से है, वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रखेगा। रूल्स टू मैप, ट्रांसलेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा सोर्सेस टू वेयर हाउसेस एलिमेंट्स। कौन सा रूल्स लगे हैं इसमें, कौन सा ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये सारा डिटेल्स रखेगा। द नेविगेशन पाथ एंड रूल्स फॉर ब्राउजिंग इन द डेटा वेयर हाउसेस।
कौन सा डेटा कहाँ पर है, उसका नेविगेशन पाथ और रूल्स, उसके बारे में भी डिटेल रखेगा। द डेटा डिक्शनरी भी रखेगा, कौन सा डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है उसकी डिक्शनरी रखेगा। द लिस्ट ऑफ प्री डिजाइंड एंड बिल्ट इन क्वेरीज अवेलेबल टू द यूजर etc, पहले से डिज़ाइन क्वेरीज और प्री डिज़ाइन बिल्ट इन क्वेरीज उनके बारे में यूजर रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शंस इन ए कोबाल्स, जैसे रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शंस कोबाल में यूज़ होती हैं। डायमेंशन स्टेटमेंट फोरट्रॉन में यूज़ होती है। एसक्यूएल में क्रिएट स्टेटमेंट फील्ड आर एग्जाम्पल ऑफ द मेटा डेटा। अब जैसे एसक्यूएल है, कोबाल है, फोरट्रॉन है, तो कोबाल में अगर हम रिकॉर्ड यूज़ होता है, ये मेटा डेटा है। डायमेंशन फोरट्रॉन में डायमेंशन यूज़ होता है। एसक्यूएल में आपने देखा होगा क्रिएट टेबल, नेम दैट वन, ऐसे करके कमांड देते हैं तो क्रिएट कर रहा है, तो ये एक मेटा डेटा है। In order to have a fully functional warehouses, it is necessary to have a variety of metadata available. अगर बहुत अच्छा वेयर हाउसेस बनाना है तो उसके लिए मेटा डेटा जरूर अवेलेबल होना चाहिए। डेटा अबाउट द एंड यूजर्स व्यूज ऑफ डेटा एंड डेटा अबाउट द ऑपरेशनल डेटाबेस। डेटा के बारे में, डेटा के ऑपरेशनल्स डेटाबेसेस कौन से हैं। आइडली एंड यूजर्स शुड बी एबल टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउसेस or from the operational databases without having to know where the data resides or the form in which it is stored। हमें नहीं पता होता है डेटा हमारे किस टेबल में, किस फील्ड में अवेलेबल है, लेकिन जब हम देखते हैं तो बस केवल हमें ये पता होता है कि रिजल्ट आ गया और सही आया कि नहीं आया ये पता होता है, लेकिन वो कहाँ स्टोर है, कैसे वो रिट्राइव हुआ, ये हमें नहीं पता होता। ये किसको पता होता है? मेटा डेटा को पता होता है। सिस्टम ऑपरेशंस लेयर क्या होती हैं? दिस लेयर इंक्लूड इंफॉर्मेशन on how the data warehouses system operate। operations layer का काम क्या होता है? ये बताता है कि इंफॉर्मेशन हाउ द डेटा वेयर हाउसेज सिस्टम ऑपरेट, कैसे काम करता है। जैसे ETL जॉब क्या है, ई से हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन, टीचर ट्रांसफर, एल से लोड। जॉब स्टेटस, सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा होगा, एंड यूज़र एक्सेस हिस्ट्री, और यूज़र ने क्या क्या एक्सेस किया वो हिस्ट्री होगा। तो इसमें हमने जो लेयर्स पढ़ी वो आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप ये डायग्राम याद रखिए, जो पहला वाला हमारा डायग्राम था। एक मिनट, हाँ ये वाला, ये लेयर्स हैं डेटा सोर्स लेयर्स, फिर डेटा एक्सट्रैक्शन में गया, डेटा सोर्स लेयर, डेटा कहाँ कहाँ से आएगा, फिर डेटा एक्सट्रैक्शन लेयर में जाएगा, फिर डेटा एक्सट्रैक्शन से स्टेजिंग लेयर्स में जाएगा। यहाँ पर क्लीननेस होता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीननेस होगा, फिर एक्सट्रैक्शन TL में ज़्यादा क्लीननेस होगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा और लॉजिक भी लगेगा इसी में। फिर उसके बाद यहाँ से फाइनली डेटा में स्टोर हो जाएगा, फिर जो भी लॉजिक लगनी होगी रिपोर्ट के लिए वो यहाँ पर लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ से डेटा प्रेजेंटेशन यहाँ दिखाएगा। ये सारे चीज़ को मिला के बोलते हैं मेटा डेटा। और पहले सोर्स को छोड़ दीजिए तो ये सिस्टम ऑपरेशन कौन सा वर्क करता है, ये सिस्टम ऑपरेशन होता है। इसी के साथ दोस्तों ये मैं हमारा जो चैप्टर था डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा माइनिंग, इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।